आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद। जिस तरह से कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में क्या होता था आपको पता है? आप मुझे बस बता सकते हो या थोड़ा सा मैं रिवीजन करा लूँ। परंपरागत जो दृष्टिकोण था वहाँ मूल्यों को मान्यता दी गई थी, वहाँ पर संस्थागत अध्ययन किया जाता था संस्थाओं का, वहाँ मानव को प्रमुखता नहीं थी, राज्य का अध्ययन था। और वहाँ पर आदर्शवादी जो होता है वो क्या होता है पता है? कि राज्य कैसा होना चाहिए हम कल्पना करते, ये कल्पना आधारित भी था। क्या था? परंपरावादी दृष्टिकोण। उसके बाद आपको पता हो तो आया वो आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण ने क्या कहा? ये तो कल्पनावादी नहीं है, इसमें के अंदर संस्थाओं का अध्ययन न होकर किसका अध्ययन होना चाहिए? तथ्यों का अध्ययन होना चाहिए, विज्ञान के कार्य कारण संबंधों का अध्ययन होना चाहिए, अनुभवजन्य बताया। आधुनिक दृष्टिकोण को क्या बताया? अनुभवजन्य होना चाहिए। यानी कि अनुभव किसे कहते हैं? आप साथ में रह के कार्य कर रहे हो, साथ में रह के कार्य करोगे तभी आपको अनुभव मिलेगा, आप देखोगे तभी अनुभव होगा। जिस तरह परियोजना वैध किलबैट्रिक जो विधि थी ना, उसके अनुसार उन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने कहा। फिर जो वैज्ञानिकता की सपोर्ट था, यानी कि वैज्ञानिकता पर आधारित था आधुनिक दृष्टिकोण, जो राजनीतिक विज्ञान का सेकंड ग्रेड की राजनीति विज्ञान है। उसके बाद हमने देखा कि प्रत्यक्षवाद भी आया। प्रत्यक्षवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद था, वो अलग से है, वो विज्ञान को मानता है, प्रकृति को मानता है। न उदारवाद न आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है, न परंपरागत दृष्टिकोण। आधुनिक से थोड़ा सा है, लेकिन परंपरागत को तो मानेगा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षवाद के जो जनक है ऑगस्ट काम्टे हैं, आपको पता है, वो विज्ञान बनाना चाहते थे। ये व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद क्यों आए अब हम ये देखेंगे। क्योंकि जब परंपरावाद दृष्टिकोण की जो भी कमियां वगैरह थी, आधुनिक दृष्टिकोण के जो अलग थे, फिर उत्तर व्यवहारवाद के जो जनक थे डेविड ईस्टर ने कहा कि ये परंपराओं पे नहीं चल सकता, इसको पूर्ण विज्ञान। ये जो परंपरावाद व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है ना, ये व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है ना, ये पूर्ण रूप से विज्ञान पर आधारित था। ये भी जिस तरह से आधुनिक दृष्टिकोण, ये इन दोनों की थोड़ी सी समानताएं भी हम देखेंगे, एक दूसरे की कटमी वगैरह नहीं, लेकिन कुछ अलग इनके सिद्धांत हैं। एक उपागम है, व्यवहारवाद क्या है? एक उपागम के अंदर पद्धतियां भी आ जाती हैं। पद्धति क्या होता है? उसको देखने या सीखने का तरीका। और उपागम वो होता है जिसके विषय वस्तु होती है, किस विषय वस्तु का अध्ययन करना होता है हमें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद हुआ व्यवहारवाद। वह राजनीतिक विश्लेषण का आधुनिक उपागम है। क्या? आधुनिक उपागम, जिसमें पर्यवेक्षणीय राजनीतिक व्यवहार को केंद्रीय विषय वस्तु मानकर उनका मूल्य निरपेक्ष पद्धति विज्ञान से अनुभव मूलक अध्ययन किया गया। मूल्य निरपेक्ष पद्धति, ये जो परंपरागत दृष्टिकोण था ना, ये मूल्य आधारित था, व्यक्ति के मूल्य आधारित था, जो राज्य का जो भी मूल्य था मूल्य आधारित था। लेकिन यहाँ पर मूल्य को मान्यता नहीं दी गई। किसके अंदर नहीं दी गई? व्यवहारवाद के अंदर। आदर्श वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर मूल्य भी निरपेक्ष मुद्दे पद्धति पर आधारित था। हमने आधुनिक दृष्टिकोण कल पढ़ा था, तो व्यवहारवाद भी मूल्य निरपेक्ष पद्धति पर आधारित था। अनुभवजन्य का अध्ययन किया जाता है विज्ञान से, यानी कि मूल्य निरपेक्ष पद्धति से विज्ञान से अनुभवजन्य, मैंने कहा अनुभवजन्य पद्धति है कौन? व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित था। तार्किक प्रत्यक्षवाद जो आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित था। इस नई प्रवृत्ति का विज्ञान राजनीति विज्ञान में पहली बार 1908 में इंग्लैंड में प्रकाशित ग्राहम वालास कृत ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा ऑर्थर बैटले की पुस्तक कौन सी थी? द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक लिखी। ये जो व्यवहारवाद आया ना, व्यवहारवाद का इन्होंने सबने पहली बार जो 1908 से ये चर्चा पहले से ही शुरू हो चुकी थी, द्वितीय विश्व युद्ध बाद में आया था। तो क्या आपको पता है आज हम जिंदगी में जहाँ जी रहे हैं ना, क्या वहाँ आज भी पुराने ज़माने के लोग नहीं हैं? नहीं, मॉडर्न तो आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन पुराने ज़माने के लोग भी मिलेंगे। और जहाँ पुराने ज़माने के मिलेंगे वहाँ मॉडर्न भी मिलेंगे। तो जब आधुनिक दृष्टिकोण चल रहा था उस समय भी व्यवहारवादी थे, लेकिन कुछ मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे। कोई उनका समर्थन कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो वहाँ से शुरू, एकदम से कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है जिंदगी में, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। आज हम कह रहे हैं ना, जिस तरह से आज हम कह रहे हैं कि आपकी बातें जो भी हैं वो पुराने ज़माने की, तो कल आप आज हम हमारे पिता को कह रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी हम ही कहेंगे कि आप 20 साल के बाद हम भी पुराने हो जाएंगे, फिर हमारी बातों का भी समर्थन वो नहीं करेंगे बच्चे। राजनीतिक विज्ञान से अनुभव मूलक मोड़ के बाद विश्लेषण के नए उपकरण तराशने और परिष्कृत अवधारणाएं विकसित करने का काम शिकागो स्कूल ने संभाला था। शिकागो अमेरिका में, जिसमें लॉसवेल, हार्बर्ट साइमन, किंगसी राइट, डेविड ह्यूमन, आमेड, लियोनार्ड वाइट, गॉसनेल शामिल थे। शिकागो स्कूल
में व्यवहारवाद की आधारशिला रखी। किसकी? व्यवहारवाद की आधारशिला किसने रखी थी? इसके जनक कौन है? डेविड स्टन है। तो शिकागो में रखी। शिकागो विश्वविद्यालय की त्रिमूर्ति कौन कौन थे? टी.बी. स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हेराल्ड लॉसवेल। ये शिकागो विश्वविद्यालय के, जब 3 इडियट पिक्चर देखते हैं ना, तीनों का साथ संबंध, उसी तरह से शिकागो विश्वविद्यालय में ये 3 इडियट थे। कौन कौन थे? त्रिमूर्ति टी.बी. स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हेराल्ड लॉसवेल। हेराल्ड लॉसवेल वेरी इंपॉर्टेंट है। कल के पार्ट में मैंने आधुनिक दृष्टिकोण में इनकी पुस्तक बताई थी, आप मुझे कमेंट करके बता सकती हो कौन सी थी, और वो परीक्षा में आ चुकी है। चार्ल्स मेरियम को, जो आगे चलकर व्यवहारवाद को बौद्धिक जनक कहलाए, ये बौद्धिक जनक कहलाए। कौन कहलाए? चार्ल्स मेरियम। 1925 में अपनी प्रकाशित करती कौन सी थी इनकी? न्यू ऑक्सपेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में नवीन पद्धतियां विकसित करने की बात कही। अब व्यवहारवाद को आप यही समझ लो कि ये भी विज्ञान आधारित है, ये कथन कारणों पर आधारित है, ये तथ्यों पर आधारित है, अनुभवजन्य मूल्य है और मूल्य निरपेक्ष है। ये भी, जिस तरह आधुनिक दृष्टिकोण था, ये भी मूल्य निरपेक्ष है। ये भी विज्ञान बनाना चाहता है, राजनीतिक विज्ञान को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति को सही अर्थों में विज्ञान बनाने का आंदोलन व्यवहारवाद के सहारे ही छेड़ा गया। ये देखो, विज्ञान बनाने का है। व्यवहारवाद की उत्पत्ति के कारण क्या? परंपरागत पद्धतियों के प्रति असंतोष, पुरानी जो रीति रिवाज थे। आज की युवा पीढ़ी है वो क्या पुराने जमाने को मानती है? नहीं मानती। अनेक संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहयोग किया जाना और यूरोपीय समाजशास्त्रियों का योगदान रहा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव रहा। स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, यूरोप केंद्रित राजनीति का आह्वान हुआ और शोध तकनीकी का विकास हुआ। नए नए प्रयोग होने लगे और इसलिए प्रयोग के आधार भी तो माना। आगे जाके हम उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे ना, वहाँ इसको बिल्कुल नकारा भी नहीं जाएगा और इसका विरोध भी नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर संशोधन किया जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर कमियां हैं। हम देखेंगे कि व्यवहारवाद का जो अर्थ है, रॉबर्ट डहल, व्यवहारवाद का उद्देश्य राजनीतिक परिघटना का अध्ययन, मानव के पर्यवेक्षित और पर्यवेक्षित व पर्यवेक्षणीय व्यवहार के व्यवहार करता है। डहल ने व्यवहारवाद को परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन का मनोभाव माना। किस? रॉबर्ट डहल ने माना है कि परंपरावाद की जितने भी थे ना, मूल्य निरपेक्ष था, आदर्शवाद था, कल्पनावाद, चिंतन मूलक भी था, आत्मनिष्ठ, खुद की भी आत्मनिष्ठ यानी कि था, वो कौन था? परंपरावादी दृष्टिकोण। उन सब के विरोध में कह रहे हैं, ये विरोध एक आंदोलन था। डेविड ट्यूमैन ने कहा व्यवहारवादी उपागम से प्राय वह अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह अनुभाविक प्रणालियों का प्रयोग होना चाहिए। डेविड स्टन वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी शोध वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवादी का अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन, सत्यापन किया जाता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ अब जिस तरह आधुनिक दृष्टिकोण में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया गया, वहाँ मानव प्रमुख नहीं था, आत्मनिष्ठ था। कौन सा? परंपरावाद। आधुनिक दृष्टिकोण में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया गया, तथ्यों का अध्ययन किया गया, कार्य कारणों का अध्ययन किया गया, अनुभवजन्य अध्ययन किया गया, मूल्य निरपेक्ष, मूल्य मुक्त नहीं, मूल्य युक्त नहीं है, मूल्य युक्त परंपरावाद था। मूल्य निरपेक्ष यानी मूल्य युक्त मुक्त, मूल्य जो हटा दिए इन्होंने, और आदर्शों के विरुद्ध कल्पनावादी जो भी था उन सबके विरोधी था। यहाँ उन्होंने क्या कहा है? पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। किसका? प्रत्येक व्यक्ति का। व्यवहारवाद अपने अध्ययन को राजनीतिक संरचना, प्रक्रिया आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करता चाहता है। ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद एक बौद्धिक पद्धति व शैक्षणिक आंदोलन दोनों था। क्या था? बौद्धिक पद्धति भी था और शैक्षणिक आंदोलन भी था, ईस्टन ने कहा। किर्कपैट्रिक व्यवहारवाद की 4 विशेषताएं मानते हैं। कौन? किर्कपैट्रिक। यह शोध में राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक मानव व्यवहार के विश्लेषण और मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। यह सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखता है। सामाजिक विज्ञान जो भी है ना, उसको व्यवहारवाद में देखता है। सामाजिक विज्ञानों के साथ ही राजनीतिक विज्ञान की एकता पर भी बल देते हैं। कौन? किर्कपैट्रिक ने 4 विशेषताएं बताई। यह तथ्यों के पर्यवेक्षण और मापन के लिए परिशुद्ध परिविधियों का उपयोग पर बल देता है। जहाँ तक संभव हो सांख्यिकी सूत्रों का भी प्रयोग करते हैं। ये विज्ञान पर आधारित तो है। मैंने कहा उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद हम आगे आराम से देखेंगे। यह राजनीतिक विज्ञान के लक्ष्य की एक व्यवस्थित अनुभाविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है। किर्कपैट्रिक के अनुसार ये परिभाषाएं भी दी हुई हैं। असंतोष में शोभ को जन्म दिया और शोभ के परिणामों के क्षेत्र में परिवर्तन आया। किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद एक दृष्टिकोण, चुनौती, अभिवर्ती व सुधार आंदोलन था। आगे जाके उत्तर व्यवहारवाद में मूल्य वापस आएंगे। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आएंगे, क्यों आएंगे, ये देखेंगे। अब व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएं क्या क्या थी। तो व्यवहारवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जे.बी. वॉटसन ने किया था, आपको बताओ साइकोलॉजी में व्यवहारवाद के जनक है जे.बी. वॉटसन। वॉटसन ने कहा था तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ और डाकू भी बना सकता हूँ, चोर भी बना सकता हूँ। उन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण भूमिका बताई थी। तो जे.बी. वॉटसन थे ये।
और इनकी पुस्तक थी बिहेवियरिज्म, परीक्षा में आ चुकी है कई बार, और ये साइकोलॉजी से टॉपिक भी है। व्यवहारवाद का शब्द राजनीति में प्रथम प्रयोग डेविड ईस्टन ने किया। ईस्टन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। कौन है डेविड ईस्टन? व्यवहारवाद के पिता है और जनक है, राजनीति में जनक है डेविड ईस्टन। बाकी तो इनके जो व्यवहारवाद का जब प्रयोग शब्द किया वो जेबी वॉटसन ने किया। ईस्टन ने अपने लेख करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद को आधारशिला का उल्लेख किया। ईस्टन 8 विशेषताएं बताती, वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 विशेषताओं को कई बार परीक्षा में इन्हीं से पूछा जाता है। नियमितताएं, सत्यापन, परविद्या परिमाण, मूल्य निरपेक्ष, करबद्धता, विशुद्ध विज्ञान, एकीकरण को एक बौद्धिक आधारशिला कहता है। ये सब क्या है? इसकी 8 विशेषताएं हैं। किसने बताई थी 8 प्रकार की? डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी धर्म भी कहा है। तो ये सब डिटेल से देखेंगे हम। नियमितताएं, मानव में राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती जो बार बार उभर कर सामने आती हैं। इन नियमितताओं को ऐसे कथन का परिस्थानों का सामान्यीकरण के रूप से व्यक्त किया जा सकता है। राजनीतिक परिघटना की व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताएं, यहाँ ये नियमितता कह रहे हैं कि इनकी व्याख्या भी कर सकते हैं और इनकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। कौन कह रहे हैं? डेविड ईस्टन। सत्यापन, नियमितताओं पर आधारित हमारा कथन प्रमाणिकता होता है। प्रमाणिकता कह सकते हो या सत्यापितता कह सकते हो। जिस तरह परंपरावाद दृष्टिकोण था ना, परंपरावादी दृष्टिकोण वो था गुणात्मक, ये है परिमाणात्मक। और आगे हम जाएंगे तो वो भी होगा परिमाणात्मक, परिणामात्मक। कौन सा? उत्तर व्यवहारवाद नहीं, व्यवहारवाद है, सॉरी, उत्तर व्यवहारवाद वापस होगा गुणात्मक। जबकि उनका अनुभाविक परीक्षण कर लिया जाए तो इस परीक्षण के लिए तथ्य व साक्ष्य जुटाए जाए तो निरीक्षण पर आधारित होने के चाहिए। सत्यापन की ऐसी कसौटी को वैज्ञानिकता का आधार। कुल मिला के उत्तर व्यवहारवाद विज्ञान है। बस यही विज्ञान बनाने की तर्ज पर थे, लेकिन ये विज्ञान नहीं बन सका। किस कारण से आगे देखेंगे। तथ्य जुटाने की तकनीक इतनी परीक्षित होनी चाहिए कि शोधकर्ता की मूल्य प्राथमिकता को निर्दिष्ट कर सके। मूल्य आपके कभी नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये व्यवहारवाद कह रहा है उत्तर व्यवहारवाद वापस मूल्य को प्राथमिकता देगा। प्रमाणीकरण और राजनीतिक विज्ञान में संबंध हमारा जो कथन उसे संख्याओं में व्यक्त किया जाए उसे हम अस्पष्ट गुणात्मक निर्णय से बचे, गुणात्मक निर्णय से बच सके अस्पष्ट से। प्रमाणीकरण है ना, एकदम स्पष्ट तथ्य आने चाहिए, जिस तरह से जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि स्पष्ट रूप से जो हम देखेंगे भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली है, स्पष्ट से, तो वो होता है वैज्ञानिकता। वह वस्तुनिष्ठता प्रश्न भी कह सकते हो उसी। अब शब्द में आते हैं ना, परीक्षा प्रश्नों के प्रकार भी पूछे जाते हैं जो शिक्षा शास्त्र में है। मूल्य निरपेक्षता, व्यवहारवाद का आग्रह मूल्य और तथ्य दोनों को अलग अलग बातें हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए इन दोनों को अलग ही रखना चाहिए। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष तटस्थ और वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। ये मूल्य निरपेक्ष शब्द देते हैं, तटस्थता और वस्तुनिष्ठता वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन बल देते हैं? व्यवहारवादी। कर्मबद्धता की मैंने कहा था कि राजनीतिक विषय का अध्ययन, अवलोकन, तथ्य संग्रहण, सिद्धांत, सत्यापन, व्यवस्थापन एवं कर्मबद्धता होनी चाहिए। विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारवाद का अंतिम उद्देश्य ही राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना है। जिस तरह समाजशास्त्र में हमने पढ़ा था स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय, जहाँ स्वरूपात्मक संप्रदाय है ना, उनको क्या करना था? विशुद्ध विज्ञान बनाना था। जिसके अंदर कौन थे? अगस्ट काम्टे थे और जॉर्ज सिमेल वगैरह जब हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो उसी तरह से यहाँ पे यही है। एकीकरण राजनीतिक विज्ञान में समग्रता लाने हेतु इस विषय का अध्ययन अन्य विषयों के अंतर विषय अध्ययन के आधार पर होना चाहिए, ताकि एकीकृत विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान विषय को निर्विवाद रूप से विषय के रूप में स्थापित किया जा सके। फिर व्यवहारवाद का योगदान देखेंगे हम। व्यवहारवाद का योगदान, राजनीति में विज्ञान बनाने के लिए व्यवहारवाद ने से अनुभाविक पद्धतियों का प्रविधि प्रदान की। और व्यवहारवाद के पूर्ण राजनीति विज्ञान में विद्वान राजनीति विज्ञान के संस्थाओं, ऐतिहासिक कानूनों, आदर्श पक्षों का अध्ययन करते हैं, किंतु व्यवहारवाद में ऐसे अध्ययन को अस्वीकृत व राजनीतिक गत्यात्मक प्रक्रिया के अध्ययन को भी महत्व दिया जाता है। व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान को वैचारिक अध्ययन से निकालकर व्यवहारिक अध्ययन के विषय बना दिया, यानी कि कल्पना से निकाल दिया। ये चिंतन नहीं है, चिंतन मूलक। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व ये राजनीतिक वैज्ञानिकों मात्र मूल्य व आदर्शों को महत्व प्रदान करता है। व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा किया, तथ्य और यथार्थ पर आधारित है। व्यवहारवाद की आलोचना किस किसने की थी? सिबलिस। राजनीति का अध्ययन केवल व्यवहारवादी तरीकों से ही संभव नहीं है, इसकी आलोचना भी करते हैं। सिबली की पुस्तक द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म, ये पुस्तक में की थी इन्होंने आलोचना। लियो स्ट्रॉन ने बगले से, हन्ना ऑरेंट, जीवेलिन, जॉन डीवीडी, फैक्लिस, इन सब ने क्या किया? इनका भी ऑक्सफोर्ड महीना व्यवहारवाद के आलोचक थे। लियो स्ट्रॉम ने तो यह कह दिया था कि मूल्य निरपेक्ष राजनीति विज्ञान का होना असंभव है, मूल्य निरपेक्ष राजनीति नहीं हो सकती। कॉल पॉर्क ने कहा व्यवहारवादी की भविष्यवाणी छलनी में पानी ले जाने के समान है। छलनी में पानी कभी चला नहीं और चलेगा भी नहीं, इसलिए इन्होंने कहा है, कॉल पॉपर ने कहा था।
और ये भी कहा है कि स्वच्छ जल में गंदे नाले को शामिल किया गया है और इससे जल सारा खराब हो गया है। ये भी भविष्यवाणी शायद, ये भी परिभाषा है किसकी, शायद डेविड स्टर्न की है, नहीं सॉरी डेविड स्टर्न की नहीं, लियो स्ट्रॉस की है। किसकी? लियो स्ट्रॉस की। अब है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद 1960 के दशक में समाप्ति से पहले व्यवहारवाद की अनेक कमियां उजागर हो गई। किसकी? व्यवहारवाद की। उसके प्रति नए प्रकार का असंतोष उभरने लगा। इस असंतोषी अभिव्यक्ति सर्वप्रथम डेविड स्टर्न ने सितंबर 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें न्यूयॉर्क अधिवेशन, यहाँ अधिवेशन हुआ था अमेरिका में। किस तरह से अधिवेशन में पता है? ये अधिवेशन किसका था? अमेरिका का युद्ध हो रहा था, वियतनाम और अमेरिका के बीच में युद्ध हो रहे थे। वहाँ विश्व युद्ध इनको इन्होंने लगा कि और क्यूबा में भी युद्ध हो रहे थे। युद्ध की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी और इस डर से कि विश्व वापस किसी तीसरे युद्ध की ओर न धकेला जाए, डेविड स्टर्न को लगा कि हम व्यवहारवाद का कब से अध्ययन कर रहे हैं, अभी भी हम तथ्यों पर नहीं पहुंचे, सत्यता पर नहीं पहुंचे। इसलिए डेविड स्टर्न इसके अध्यक्ष थे। किसके? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का यहाँ अध्यक्ष अधिवेशन हो रहा था, इनके अध्यक्ष थे। और डेविड स्टर्न ने ही मांग उठाई कि जो हम व्यवहारवादी जो कर रहे थे उसके अंदर कुछ संशोधन की आवश्यकता है। यहाँ मूल्य को व्यवहारिकता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन विश्व युद्धों से और क्रांतियों से विश्व में क्या हो रहा है, क्रांतियों से क्या हो रहा है, विश्व में असंतोष फैल रहा है। इन समस्याओं का समाधान हेतु हमें उत्तर व्यवहारवाद वापस लाना पड़ेगा। उत्तर व्यवहारवाद एक क्रांति है, आंदोलन है, न कि कोई सिद्धांत है, ये भी याद रखना। तो सितंबर 1969 में किया और 65वां न्यूयॉर्क अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष भी डेविड स्टर्न ही थे। और स्टर्न ने अपने अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवाद की एक नवीन पूर्ण क्रांति बताया। क्या बताया इन्होंने? कहा क्रांति है, क्योंकि ये युद्ध हो रहे थे ना, इन युद्धों को रोकना था। जितनी समस्या फैल रही थी श्वेतवाद की, जो काले गोरों का युद्ध था अमेरिका में वो भी चल रहा था, वियतनाम में जो युद्ध हो रहा था, क्यूबा में युद्ध हो रहे थे, किस तरह रोका जाए, इनकी समस्या को किस तरह से समाधान किया जाए। हम वहाँ जाए, एक परिवार होता है, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, एक बच्चा बार बार लड़ाई झगड़े करता है तो क्या होता है परिणाम? परिवार का विघटन हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप उनकी समस्या को सुनो और उन समस्याओं को शामिल करो और उस समस्या को हल करो और साथ मिलकर रहो। उस तरह से विश्व युद्ध इस तरफ था। इसलिए डेविड स्टर्न ने सोचा हम जिस व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहे हैं वो सही नहीं है, हमें उत्तर व्यवहारवाद लाना होगा, क्रांति करनी होगी, जिससे हम जितने भी विश्व में युद्ध हो रहे हैं, क्रांतियाँ हो रही हैं, उनको साथ में बैठ के इन समस्याओं को समझाएं और समस्या को विश्व के सामने प्रस्तुत करें, जिससे इनका हल हो सके, कुछ टूट बिगड़ न जाए, तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। और लेखकों ने राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास, कानून का दास बना दिया। इस समय में उन्होंने इसे पद्धति व विज्ञान का दास बना दिया। कर्म क्षेत्र में राजनीति की अपेक्षा परंपरावादियों ने की, जो व्यवहारवादियों ने भी इसी गलती के दोषी हैं। स्टर्न ने प्रश्न उठाया कि क्या हम अपने विषय को एक अपरिवर्तनीय स्वरूप के प्रति, चाहे व्यवहारवादी हो या कुछ चिरकाल तक, प्रतिबद्ध रहेंगे? क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं होता कि हम परिवर्तनशील स्थितियों पर ध्यान दें? जो वर्तमान में चल रही है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, न कि हम इसे विज्ञान बनाने की तरफ चले, तथ्यों पर चले, अनुभव पर चले, कथ्य कारण पर चले। और ये सब जो विज्ञान के थे ना, इसको विज्ञान बनाने की जरूरत नहीं है, समस्या को समाधान करना है हमें। और पुरानी धारणाओं को पर फिर से विचार करने के लिए आवश्यक हो कि उसे संशोधन करने के लिए प्रस्तुत और इच्छुक हो। स्टर्न ने ऐतिहासिक भाषण में अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानों को आंदोलन कर दिया। राजनीतिक विज्ञान को पुनः प्रामाणिकता बनाने के लिए राजनीतिक विज्ञानियों को लोक नीति और राजनीतिक सुधार में मुद्दों पर सामाजिक राजनीतिक पुनः निर्माण में जुड़े आवश्यकता बड़ी गहराई से अनुभव किया। और इस आधार उत्तर व्यवहारवाद का जब सूत्रपात हुआ, उत्तरवाद व्यवहारवाद के परिणामी डेविड स्टर्न थे। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है। यह एक प्रक्रिया, सुधार, आंदोलन, नवीन दिशा है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भी कहा गया। व्यवहारवादी क्रांति का उदय व्यवहारवाद की रूढ़िवादिता, जड़ता, दिशाहीनता के कारण हुआ। व्यवहारवाद की रूढ़िवादिता थी, दिशाहीनता, ये दिशा की तरफ नहीं चल रहा था। बार बार ये निष्कर्ष कर रहे थे, अपने की प्रयोग कर रहे थे, निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा था। इसलिए इन्होंने सोचा कि ये दिशाहीन है, यहाँ हम नहीं जा सकते, ये विज्ञान नहीं हो सकता, इसको तो हम समाज में रह के समाज का ही अध्ययन हमें करना है। और व्यक्तियों का अध्ययन करने से ही सब कुछ होता है। और मूल्य आधारित, जैसे स्टर्न ने अपने भाषण में प्रासंगिकता और सरलता और कर्म का मुद्दा उठाया। इसे ही प्रासंगिकता का मूल मंत्र और प्रासंगिकता का धर्म कहा जाता है। प्रासंगिकता का यानी कि उसकी जड़ों तक हमें जाना। उत्तर व्यवहारवाद की दो प्रमुख धारे थे, प्रासंगिकता और कर्मनिष्ठता। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रासंगिकता और कर्मनिष्ठता। प्रासंगिकता से आशय है कि राजनीति में शोध, समाज की समस्याओं, संकटों और चुनौतियों को समझने सुलझने की दृष्टि से प्रासंगिकता होना चाहिए। हमारे समाज में वर्तमान में क्या हो रहा है उसको समझना चाहिए, न कि आगे हमें देखना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। कर्मनिष्ठता से अभिव्यक्ति के शोधकर्ता मूल्य निरपेक्ष भाव से समाज में केवल यथास्थिति बरकरार नहीं, मूल्य निरपेक्ष भाव से कोई समाज में स्थिति नहीं रह सकती।
मूल्य युक्त होंगे तभी रहेगा, मूल्य हमारे साथ होंगे तभी। मूल्य निरपेक्ष यानी कि मूल्य नहीं हो सकती, ऐसा समाज नहीं हो सकता। बल्कि वांछित क्रियाशील नेतृत्व इन्हें क्या कर रहा वांछित पारा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आंदोलन क्रियाशील नेतृत्व भी है। इस संदर्भ में स्टर ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं सूत्रबद्ध की। वेरी इंपॉर्टेंट, इन 7 विशेषताओं को याद रखना और इनके जनक, बाकी प्रश्न नहीं आता। प्रासंगिकता, वे प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते। एक प्रासंगिकता और कर्मनिष्ठता पर आधारित है ये उत्तर व्यवहारवाद। ये प्रासंगिकता, कर्मनिष्ठता और इनका जो 7 विशेषताएं, प्रविधि से पूर्वसार, सामाजिक परिवर्तन बल, समस्याओं के विश्वसनीय चिंतन निदान की आवश्यकता, मूल्यों को महत्वपूर्ण माना। मैंने कहा मूल्यों को वापस मानेगी, बुद्धिजीवियों की भूमिका होगी, कर्मनिष्ठ ज्ञान होगा, व्यवसाय का राजनीतिकरण होगा, ये सभी था। अब व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद के अंतर तो हम नेक्स्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। और थोड़ा सा अगर देख लूँ तो देखो, जहाँ व्यवहारवाद में ज्ञान के लिए ज्ञान है, विश्वास किया जाता है। उत्तर व्यवहारवाद में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्ञान की प्रासंगिकता पर विचार किया जाता है। व्यवहारवाद में क्या होता है, ज्ञान के लिए ज्ञान, हमें साइंस में क्यों पढ़ना है, प्रयोग किस तरह से करने हैं, निष्कर्ष किस तरह करने हैं, तथ्यों को किस तरह से उसका उपयोग करना है। लेकिन जब उत्तर व्यवहारवाद में आए तो समाज में रह के हमें क्या करना है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना है, उस तरह से होगा ये उत्तर व्यवहारवाद। और समस्या समाधान हेतु उद्देश्य की कार्रवाई की मांग की जाती है। व्यवहारवाद में निर्णय की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में वस्तु तत्व का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ किसका किया जाता है, निर्णय लेना चाहता है व्यवहारवाद में, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में वस्तु तत्व का क्या है, क्या है का विश्लेषण करेंगे। व्यवहारवाद में क्या होना चाहिए, जो परंपरावादी दृष्टिकोण थे ना, क्या होना चाहिए, जिस तरह से हमने देखा था आदर्शवाद, आगे जाके ये होना चाहिए, उस तरह से यहाँ क्या है। व्यवहारवाद में यष्टि विश्लेषण कर, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में समष्टि विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं। बस इन विशेषताओं से प्रश्न भी आ सकता है। व्यवहारवाद यथाशक्ति का समर्थन है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यंत सजग होने के कारण सामाजिक परिवर्तन की मांग करता है। क्योंकि समस्या उत्पन्न हो चुकी थी, युद्ध हो रहे थे चारों तरफ से, इन समस्याओं के समाधान के लिए ही उत्तर व्यवहारवाद का जन्म किया हुआ है। जन्म हुआ नहीं, उनको इसी क्रांति का है डेविड स्टर ने। व्यवहारवादी अध्ययन आंग्लो अमेरिकी देशों पर केंद्रित रहा, जबकि उत्तर व्यवहारवाद तृतीय विश्व युद्ध के देशों की समस्याओं के संदर्भ में। मैंने कहा तृतीय विश्व युद्ध के क्या पता क्या हो जाए युद्ध तो क्या करेंगे हम। डेविड स्टर्न के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया विकास, न कि अनुरक्षण, भविष्य की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति है। उत्तर व्यवहारवाद का संशोधन है। व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी ना, उनका संशोधन है, न कि इनका खंडन भी है, खंडन नहीं है। यह व्यवहारवाद का विस्तार है, अस्वीकृति नहीं है। व्यवहारवाद में सुधार आंदोलन, इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान भी माना जा सकता है। ये परंपरावाद दृष्टिकोण है, उसी के अनुसार ही है। व्यवहारवाद मुख्य नारा अस्पष्ट होने, गलत होना अच्छा। अस्पष्ट, आपका अगर आंसर सही नहीं है ना, इससे अच्छा कि आप गलत ही बोल दो, लेकिन स्पष्ट आंसर बोलो जो भी बोलो, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। वहीं यहाँ इनकी इसका ये था, क्या था, नारा था अस्पष्ट होने, गलत होना अच्छा है होने से, या तथा वही उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था कि अप्रासंगिकता स्पष्ट कम बुराएं। अप्रासंगिकता से अस्पष्ट कम बुराएं, ये उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था। अप्रासंगिकता से अस्पष्ट कम बुराएं, ये दोनों नारे याद रखना। परिवर्तन मैंने बता दिया, मोटे मोटे तौर पे कुछ समझा दिया, बार बार तो क्या समझाऊं मैं, कि व्यवहारवाद में विज्ञान बनाना चाहते थे, उसके अंदर मूल्य नहीं थे। उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को मान्यता दी गई, और ये विज्ञान नहीं, ये समाज की सामाजिक समस्याओं पे जो तृतीय विश्व युद्ध की ओर विश्व जा रहा था, उसको रोकना था, उसकी समस्याओं का समाधान करना था, बुद्धिजीवियों का सहयोग लेना था, और समस्याओं को विश्वसनीय निदान की आवश्यकता थी। और डेविड स्टर्न थे, वो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो अध्यक्ष अधिवेशन होता था, बार बार समस्याओं के समाधान हेतु होते थे, तो वहाँ 65वां जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे डेविड स्टर्न, और न्यूयॉर्क में हुआ था। और ये समस्या अमेरिका में भी, पूरे विश्व में थी, अमेरिका में नहीं पूरे विश्व पटल पे थी, कि वापस से ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। कहीं काले गोरे की समस्या थी, आर्थिक समस्या थी, सामाजिक समस्या थी, मूल्यों की समस्या थी, जो रोजगार की हर कोई समस्या थी, उनको समझना बहुत जरूरी है। डेविड स्टर्न ने कहा जो मूल्य यानी कि धरती जो स्थानीय मूल्य हैं उनको ध्यान पे रखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये था व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट